हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम दिसंबर मंथ का जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसको करने वाले हैं बहुत ही डिटेल वे में। तो दिसंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये लेक्चर 1 है। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का या फिर आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप सभी लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के और देखते हैं सबसे पहला न्यूज कौन सा है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला न्यूज है, ये न्यूज बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर के है। तो इस बिल के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, देखिए ये जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 है, इसको लोकसभा में 9 अगस्त 2024 को इंट्रोड्यूस किया गया था, पेश किया गया था और 3 दिसंबर 2024 को इस बिल को लोकसभा से पास भी कर दिया गया है। तो हम सबको पता है कि कोई भी बिल पहले लोकसभा में प्रेजेंट होता है, फिर वहां से ये पास हो जाता है तो राज्यसभा में इसको पास किया जाता है, उसके बाद फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका अप्रूवल मिलता है और फिर ये जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो बिल है ना, द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, तो इसको लोकसभा से पास कर दिया गया है और इसका बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसको राज्यसभा से भी पास कर दिया जाएगा और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ये जो पूरा बिल है वो एक्ट बन जाएगा। ओके, तो इसीलिए इस बिल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इस बिल के तहत कौन कौन सा अमेंडमेंट लाया गया है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 है, इसको लोकसभा में 9 अगस्त 2024 को प्रेजेंट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो बिल है ना, ये इन सभी एक्ट को अमेंड करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को ये अमेंड करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को अमेंड करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 और 1980 को ये अमेंड करता है। तो इन सभी एक्ट को ये जो बिल है वो अमेंड करता है। ओके, नाउ एक एक करके ये बिल जो जो अमेंडमेंट का बात करता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे कैश रिजर्व के लिए जो फोर्टनाइट का डेफिनेशन होता है उसके बारे में ये बिल बात करता है। ओके, तो अभी क्या है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत स्केड्यूल बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि उसको एक सर्टेन लेवल ऑफ एवरेज डेली बैलेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मेंटेन करके रखना होता है कैश रिजर्व के तौर पे, ये हम सबको पता है, राइट। अब यहाँ पे बैंकों के द्वारा जो आरबीआई के पास एवरेज डेली बैलेंस मेंटेन करके रखा जाता है, तो ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे होता है क्या है ना कि किसी फोर्टनाइट के दौरान, फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 डेज का पीरियड। ओके, तो किसी फोर्टनाइट के दौरान 2 सप्ताह का पीरियड, तो किसी फोर्टनाइट के दौरान हर दिन के अंत में बैंक के पास जो टोटल बैलेंस होता है उसका एवरेज निकाला जाता है और उसके आधार पर ये एवरेज डेली बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है, जो कि स्केड्यूल बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एवरेज डेली बैलेंस के तौर पे मेंटेन करके रखना होता है कैश रिजर्व के तौर पे। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो फोर्टनाइट है ना, फोर्टनाइट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो सैटरडे से लेकर के जो सेकेंड फॉलोइंग फ्राइडे तक का पीरियड होता है, मतलब लेट्स से कि आज सैटरडे है, इसके बाद जो पहला फ्राइडे आएगा उसके बाद जो दूसरा फ्राइडे आएगा, तो उस पीरियड तक, सैटरडे से लेकर के जो सेकेंड फॉलोइंग फ्राइडे होता है ना, उस पीरियड तक के पीरियड को यहाँ पे फोर्टनाइट के तौर पे डिफाइन किया गया है। ओके, इंक्लूडिंग बोथ डेज, मतलब कि ये जो सैटरडे आपको यहाँ पे दिख रहा है वो भी और जो सेकेंड फॉलोइंग फ्राइडे है वो भी। ओके, अब देखिए ये जो बिल है ना, ये बिल फोर्टनाइट का जो डेफिनेशन है उसको चेंज करता है। इस बिल के तहत फोर्टनाइट का क्या मतलब है, इस बिल के तहत फोर्टनाइट का मतलब है हर मंथ का पहला दिन से लेकर के 15th डे तक। ओके, तो इस बिल के तहत फोर्टनाइट का क्या मतलब है, किसी भी महीने का पहला दिन से लेकर के 15th डे तक, या किसी मंथ का 16th डे से लेकर के, जो किसी मंथ का 16वां दिन होगा उससे लेकर के जो मंथ का लास्ट डे होगा उस तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बिल जो फोर्टनाइट का डेफिनेशन है उसको चेंज करता है। पहले क्या था, सैटरडे से लेकर के जो सेकेंड फॉलोइंग फ्राइडे है उस पीरियड तक को फोर्टनाइट माना जाता था, राइट। अब यहाँ पे इस बिल के तहत क्या बोला जा रहा है, इस बिल के तहत बोला जा रहा है कि फोर्टनाइट का मतलब है किसी मंथ के पहले दिन से लेकर के 15 डे तक का पीरियड, या फिर
किसी मंथ के 16 डे से लेकर के, मतलब कि किसी महीने का जो 16वां दिन है उससे लेकर के उस मंथ का जो लास्ट डे है उस तक का पीरियड फोर्टनाइट माना जाएगा। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ना उसके तहत भी जो ये फोर्टनाइट का डेफिनेशन है उसको चेंज कर दिया गया है, जहां पे नॉन स्केड्यूल बैंकों के लिए अनिवार्य है कि उसको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश रिजर्व मेंटेन करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे इसका मतलब ये है ना कि फोर्टनाइट का जो डेफिनेशन चेंज किया गया है वो ना कि सिर्फ स्केड्यूल बैंकों के लिए किया गया है, बल्कि जो नॉन स्केड्यूल बैंक है उसके लिए भी फोर्टनाइट का डेफिनेशन चेंज किया गया है। पहला वाला अमेंडमेंट समझ में आ गया। तो अगर ये बिल पास हो जाता है, अगर ये बिल एक्ट बन जाता है, तो यहाँ पे फोर्टनाइट का डेफिनेशन जो है ये होगा। ओके, किसी मंथ का पहला दिन से लेकर के 15 डे तक का पीरियड, या फिर किसी मंथ का 16 डे से लेकर के लास्ट डे तक का पीरियड जो है वो फोर्टनाइट कहलाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अमेंडमेंट को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंकों के का जो डायरेक्टर्स का टेन्योर होता है उसको लेकर के यहाँ पे अमेंडमेंट का बात हुआ है। तो अभी जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ना उसके तहत किसी बैंक के अंदर चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर को छोड़ करके कोई भी डायरेक्टर लगातार 8 साल से ज्यादा पीरियड तक बैंक के बोर्ड के अंदर नहीं रह सकता है। ओके, तो अभी के प्रोविजन के हिसाब से क्या है, किसी बैंक के अंदर चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर को छोड़ करके कोई भी डायरेक्टर बैंक के बोर्ड के अंदर लगातार 8 साल से ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है। 8 साल पूरा हो गया तो उसको अपने पोस्ट से उतरना होता है, राइट। अब यहाँ पे ये जो बिल है ना, ये बिल कोऑपरेटिव बैंकों के लिए ये जो पीरियड है उसको 10 साल तक बढ़ाने का बात करता है। मतलब कि ये बिल क्या बोलता है कि कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर जो डायरेक्टर है वो लगातार अपने पोस्ट पे 10 साल तक काम कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया एक दूसरा अमेंडमेंट। समझ में आ गया ये वाला भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अमेंडमेंट को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है इसमें कोऑपरेटिव बैंकों के केस में जो कॉमन डायरेक्टर्स होता है उसको लेकर के यहाँ पे प्रोविजन है। तो अभी क्या है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत अगर कोई बैंक के अंदर कोई डायरेक्टर है तो वो किसी दूसरे बैंक के बोर्ड में एज अ डायरेक्टर के तौर पे काम नहीं कर सकता है। ओके, लेकिन अगर उस डायरेक्टर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है तो इस केस में फिर ये वाला जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे ये जो एग्जम्पशन है ना कि अगर किसी डायरेक्टर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया है तो वो उस केस में दूसरे बैंक के बोर्ड के अंदर भी काम कर सकता है। तो ये एक तरीके से एग्जम्पशन हुआ। तो यहाँ पे ये जो बिल है ना, ये बिल इस एग्जम्पशन को एक्सटेंड करने का बात करता है। और यहाँ पे इस बिल के तहत जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स का जो डायरेक्टर है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड में भी एज अ डायरेक्टर के तौर पे काम कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उसको इलेक्ट किया गया है और वो उस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मेंबर है। ओके, समझ में आ गया ये वाला। मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत अभी क्या था कि किसी बैंक के बोर्ड में कोई डायरेक्टर है तो वो किसी दूसरे बैंक के बोर्ड में नहीं हो सकता है, लेकिन अगर उस डायरेक्टर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है तो फिर इस केस में ये जो प्रोविजन है वो लागू नहीं होगा। तो ये तो एक तरीके से एग्जम्पशन है कि अगर आरबीआई ने डायरेक्टर को अपॉइंट किया है तो फिर ये किसी दूसरे बैंक के भी बोर्ड में हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे ये जो एग्जम्पशन है ये बिल उसको एक्सटेंड करने का बात करता है। ये बिल क्या बोलता है कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो डायरेक्टर है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड में भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कि उसको इलेक्ट किया गया है और वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मेंबर है। ठीक है, ये वाला भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अमेंडमेंट को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंपनी के अंदर जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है उसको लेकर के यहाँ पे अमेंडमेंट है। तो सबसे पहले तो ये जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है ये होता क्या है, देखिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट ओनरशिप होना, सिग्निफिकेंट स्टेक होना, सिग्निफिकेंट शेयर होना। अब जाहिर सा बात है कि कंपनी के अंदर आपका जितना ज़्यादा शेयर होगा, आप किसी कंपनी के अंदर जितना ज़्यादा शेयर होल्ड कर रहे होंगे आपके पास उतना ज़्यादा वोटिंग पावर होगा, राइट। तो आप कंपनी के डिसीजंस को उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो यहाँ पे कंपनी के अंदर जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है ना उसके डेफिनेशन को ये बिल चेंज करता है। तो अभी जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत किसी कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि किसी के पास 5 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू का शेयर है या फिर कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है उसका 10%। तो 5 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू का शेयर
या कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है उसका 10%, दोनों में से जो भी कम होता है उसको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के तौर पे यहाँ पे माना जाता है। चाहे किसी इंडिविजुअल के द्वारा ये होल्ड किया गया हो, या फिर उसके स्पाउस के द्वारा, पति या पत्नी के द्वारा, या फिर उसका माइनर चाइल्ड के द्वारा, इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली, सबको मिला करके इतना हो रहा है, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाता है। नाउ ये जो बिल है ना, ये बिल इस लिमिट को, ये जो 5 लाख रुपए का लिमिट है, इसको ये बिल 2 करोड़ तक करने का बात करता है। तो अगर ये बिल एक्ट बन जाता है तो क्या होगा कि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा वैल्यू का जो शेयर्स है उसका होल्डिंग, या फिर कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है उसका 10%, दोनों में से जो भी कम होगा उसको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के तौर पे माना जाएगा। ओके, समझ में आ गया? और यहाँ पे इस बिल के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर होगा कि ये नोटिफिकेशन के थ्रू ये जो अमाउंट है उसको चेंज कर सकता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अमेंडमेंट को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो अमेंडमेंट है वो नॉमिनेशन को लेकर के है। तो अभी जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ना, उसके तहत सिंगल या जॉइंट डिपॉजिट होल्डर अपने डिपॉजिट के लिए एक नॉमिनी को अपॉइंट कर सकता है। हम सबको पता है कि अगर हम बैंक में जाते हैं अपना अकाउंट ओपन करने के लिए तो हमें एक नॉमिनी अपॉइंट करना होता है। आप किसी को भी कर सकते हैं, अपने फादर को, मदर को, अपने वाइफ, हस्बैंड, किसी को भी आप कर सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे उसी नॉमिनी को, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है ना उसके तहत सिंगल या जो जॉइंट डिपॉजिट होल्डर होता है वो अपने डिपॉजिट के लिए नॉमिनी को अपॉइंट कर सकता है, और उसी नॉमिनी को कस्टडी में जो आइटम्स रहता है उसके लिए अपॉइंट किया जा सकता है। बैंक के द्वारा जो लॉकर हायर किया जाता है उसके लिए अपॉइंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये जो नॉमिनी है, अगर जिस पर्सन ने इसको अपॉइंट किया है उस पर्सन का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता है, तो ये जो नॉमिनी होता है वो उस पर्सन के डिपॉजिट, आर्टिकल्स, लॉकर्स, इन सब तक एक्सेस पा सकता है, राइट? अब यहाँ पे ये जो बिल है ना, ये बिल इन सब पर्पसेस के लिए, डिपॉजिट, आर्टिकल्स, लॉकर तक एक्सेस पाने के लिए, इन सब पर्पसेस के लिए ये अप टू 4 नॉमिनीज के अपॉइंटमेंट का बात करता है। मतलब कि अब आप इन सब पर्पसेस के लिए अप टू 4 नॉमिनीज तक अपॉइंट कर सकते थे। अभी तक क्या था, इन सभी पर्पसेस के लिए आप एक ही नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते थे, लेकिन इस बिल के तहत इन सब पर्पसेस के लिए अप टू 4 नॉमिनीज का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स में बताया गया है। तो डिपॉजिट के लिए यहाँ पे नॉमिनी को अपॉइंट किया जा सकता है, या तो सक्सेसिवली या तो साइमल्टेनियसली नॉमिनी को अपॉइंट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सक्सेसिवली का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक ऑर्डर में आप अपॉइंट कर सकते हैं प्रेफरेंस देते हुए, नॉमिनी ए, नॉमिनी बी, नॉमिनी सी। तो अगर इन केस नॉमिनी ए प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे जो नॉमिनी बी रहेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर नॉमिनी बी प्रेजेंट नहीं है तो नॉमिनी सी रहेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा। नॉमिनी सी नहीं है प्रेजेंट तो नॉमिनी डी को बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है, एक ऑर्डर में प्रेफरेंस देते हुए आप अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, या फिर आप साइमल्टेनियसली अपॉइंट कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, तो यहाँ पे एक साथ आप अप टू 4 नॉमिनी तक अपॉइंट कर सकते हैं, और हर किसी के लिए एक प्रपोर्शन होगा कि जो कि डिपॉजिटर के द्वारा सेट किया जाएगा कि मेरा अगर डेथ हो जाता है तो जो पहला वाला नॉमिनी है उसको 50% तक मिलेगा, और जो बाकी का नॉमिनी है उसको 25% करके मिलेगा। तो इस तरीके से साइमल्टेनियसली आप अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो अदर पर्पसेस है, मतलब डिपॉजिट्स के लिए जो नॉमिनी है उसको कैसे अपॉइंट किया जा सकता है, सक्सेसिवली अपॉइंट किया जा सकता है या फिर साइमल्टेनियसली अपॉइंट किया जा सकता है। और जो दूसरा पर्पस है, दूसरे पर्पसेस के लिए सक्सेसिवली जो अपॉइंटमेंट है वो किया जा सकता है। मतलब कि एक ऑर्डर में आप अपॉइंट कर सकते हैं प्रेफरेंस देते हुए, नॉमिनी ए, नॉमिनी बी, नॉमिनी सी, नॉमिनी डी करके। ओके, समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे साइमल्टेनियस नॉमिनी के केस में जो नॉमिनेशन होगा वो डिक्लेयर प्रपोर्शन में इफेक्टिव होगा। तो पहले ही हमने देख लिया था कि साइमल्टेनियस नॉमिनी के केस में क्या होगा कि आपने एक साथ अप टू 4 नॉमिनी को अपॉइंट किया, और हर किसी के लिए एक प्रपोर्शन है कि अगर डिपॉजिटर का डेथ हो जाता है तो जो पहला वाला नॉमिनी है उसको 50% मिलेगा, जो बाकी का 2 नॉमिनी है उसको 25% तक मिलेगा। ओके, और सक्सेसिव नॉमिनेशन के केस में क्या होगा, जो हायर इन द ऑर्डर होगा, मतलब कि लिस्ट में जो पहले नंबर पे होगा उसको यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो दिया जाएगा। ओके, तो ये बिल क्या बात करता है, बिल बोलता है कि इन सब पर्पसेस के लिए, डिपॉजिट के लिए, जो आइटम लेफ्ट है उसके लिए, लॉकर्स के लिए अप टू 4 नॉमिनीज तक का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। तो डिपॉजिट्स के लिए जो नॉमिनी है
उसको सक्सेसिवली या फिर साइमल्टेनियसली अपॉइंट किया जा सकता है। सक्सेसिवली का क्या मतलब है कि एक ऑर्डर में प्रेफरेंस देते हुए अपॉइंट किया जा सकता है, और साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है कि एक डिक्लेयर्ड प्रपोर्शन के साथ कि इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इस तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है। ओके, और अदर पर्पसेस के लिए, मतलब कि जो आइटम लेफ्ट है उसके लिए, जो लॉकर्स है उसके लिए सक्सेसिवली जो नॉमिनीज है उसको अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अमेंडमेंट को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट अनक्लेम्ड अमाउंट के सेटलमेंट को लेकर के है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट और बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 और 1980 के तहत जो अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसका किसी बैंक का उसके पास शेयर है, अब उस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड बनता है ना, वो डिविडेंड उसको पे नहीं किया गया है। डिविडेंड क्या होता है? तो कंपनी के अंदर जो टोटल प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पैसा जो कंपनी रहता है वो अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। तो मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टर है और उसके पास ना किसी बैंक का शेयर है, अब उस शेयर के ऊपर जो डिविडेंड का पैसा बनता है वो उसको पे नहीं किया गया है या फिर उसके द्वारा वो पैसा क्लेम नहीं किया गया है, तो उस पैसे को फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो 7 साल तक अगर पैसा पे नहीं किया गया है या फिर उसको क्लेम नहीं किया गया है तो फिर उसको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है IEPF, उसमें ट्रांसफर करना होता है। ओके, नाउ ये जो बिल है ना, ये बिल जो टाइप्स ऑफ फंड्स है जिसको कि इस IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है उसको ये बिल एक्सटेंड करने का बात करता है। तो यहाँ पे इस बिल के तहत इन सब तरह के फंड्स को जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है उसमें ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे कि देखिए आप पहले नंबर पे क्या है, वैसा शेयर्स जिसके लिए जो डिविडेंड है वो पे नहीं किया गया है या फिर जो इन्वेस्टर है उसके द्वारा डिविडेंड के लिए क्लेम नहीं किया गया है और 7 साल हो गया है, तो वैसे शेयर्स को जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है उसमें ट्रांसफर करना होगा इस बिल के तहत। इसके अलावा वैसा बॉन्ड्स जिसके लिए जो इंटरेस्ट है या जो रिडेम्पशन अमाउंट है, बॉन्ड्स मैच्योर हो गया है और जो भी रिडेम्पशन अमाउंट है वो पे नहीं किया गया है या वो अनक्लेम्ड है 7 साल तक, तो फिर वैसे पैसे को जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है उसमें ट्रांसफर करना होगा, राइट। तो यहाँ पे ये जो 2 तरह का फंड्स है इस बिल के तहत, इस 2 तरह के फंड्स को, पहले नंबर पे इस तरह के शेयर्स को और दूसरे नंबर पे इस तरह के अमाउंट्स को जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है उसमें ट्रांसफर करना होगा। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसके शेयर्स को या फिर अनक्लेम्ड अनपेड मनी को ये IEPF के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है तो वो यहाँ पे क्लेम कर सकता है ट्रांसफर के लिए या फिर रिफंड के लिए। ओके, तो एक प्रोविजन ये हो गया, हमारा समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोविजन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो अमेंडमेंट है इसमें क्या बोला जा रहा है ना, तो अभी के नियम के अनुसार बैंक का जो ऑडिटर होता है उसको जो रेम्यूनरेशन पे किया जाता है, मतलब उसको जो सैलरी दिया जाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तय किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल करके। नाउ ये जो बिल है ना, ये बिल बैंक को एम्पावर करता है कि बैंक अपने ऑडिटर के लिए रेम्यूनरेशन को डिसाइड कर सकता है। तो अगर ये बिल एक्ट बन जाता है तो बैंक खुद से ही ऑडिटर को कितना पैसा देना है रेम्यूनरेशन के तौर पे वो खुद से ही बैंक तय कर सकता है। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट था। तो ये जो यहाँ पे बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 है, अगर ये एक्ट बन जाता है तो जितना सारा भी अमेंडमेंट के बारे में अभी हमने बात किया है वो सब लागू हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे अगर मैं जितने सारे भी अमेंडमेंट को अभी हमने पढ़ा, अगर मैं उसको एक क्विक रिवाइज करवा दूं तो ये जो पूरा बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 है, इसके तहत सबसे पहले तो जो कैश रिजर्व के लिए फोर्टनाइट का डेफिनेशन है उसको चेंज करने के बारे में बोला गया है। तो अभी फोर्टनाइट का क्या डेफिनेशन है, तो सैटरडे से लेकर के सेकेंड फॉलोइंग फ्राइडे तक का जो पीरियड होता है वो फोर्टनाइट माना जाता है। लेकिन ये जो बिल है, ये बिल इस डेफिनेशन को चेंज करते हुए क्या बोलता है कि किसी मंथ का फर्स्ट डे से लेकर के 15th डे तक का जो पीरियड होगा वो फोर्टनाइट माना जाएगा, या फिर किसी मंथ का 16th डे से लेकर के लास्ट डे तक का जो पीरियड होगा वो फोर्टनाइट माना जाएगा। ठीक है, तो पहला अमेंडमेंट तो वो था। इसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स का जो डायरेक्टर का टेन्योर है उसको यहाँ पे 10 साल तक बढ़ाने के बारे में बात करता है। मतलब कि कोऑपरेटिव बैंक्स का जो डायरेक्टर है वो लगातार बैंक के बोर्ड में 10 साल तक रह सकता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे ये बिल क्या बोलता है कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो डायरेक्टर है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड का भी डायरेक्टर हो सकता है, प्रोवाइडेड कि उसको बोर्ड के द्वारा इलेक्ट किया गया है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड के द्वारा इलेक्ट किया गया है और वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मेंबर है। ओके,
इसके बाद क्या प्रोविजन था, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का जो डेफिनेशन है उसको चेंज करने के बारे में ये बिल बात करता है। तो अभी किसी कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब है, तो 5 लाख रुपए से ज़्यादा वैल्यू का शेयर्स होल्ड करना, या फिर कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है उसका 10%, दोनों में से जो भी कम होता है उसको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाता है। नाउ ये बिल क्या बोलता है, ये बिल 5 लाख रुपए का ये जो थ्रेशोल्ड है उसको 2 करोड़ तक बढ़ाने के बारे में बात करता है। ठीक है, इन सब के अलावा नॉमिनेशन को लेकर के क्या था, अभी क्या था कि डिपॉजिट्स के लिए जो कस्टडी में आइटम रहता है उसके लिए, जो बैंक के द्वारा आपको लॉकर प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए, इन सब के लिए आप एक नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हैं, एक नॉमिनी को आप अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन ये बिल क्या बोलता है, बिल बोलता है कि इन सब पर्पसेस के लिए आप अप टू 4 नॉमिनी तक अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनक्लेम्ड सेटलमेंट को लेकर के यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट था कि अलग अलग जो टाइप्स ऑफ फंड्स है उसको यहाँ पे शामिल कर दिया गया है, जिसको कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो वैसा शेयर जिसके लिए जो डिविडेंड है वो पे नहीं किया गया है, उसको क्लेम नहीं किया गया है और 7 साल हो गया है, तो वैसे शेयर्स को ये जो IEPF है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वैसा बॉन्ड जिसके लिए जो इंटरेस्ट है या जो रिडम्पशन अमाउंट है वो पे नहीं किया गया है, उसको क्लेम नहीं किया गया है, 7 साल हो गया है, तो वैसे अमाउंट को ये जो IEPF है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इन सब के अलावा एक लास्ट अमेंडमेंट क्या था, अभी तक क्या होता था कि बैंक के ऑडिटर को जो रेम्यूनरेशन दिया जाता था तो उसको कौन तय करता था कि कितना पैसा देना है, RBI सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के, राइट। तो ये बिल क्या बोलता है, ये बिल बोलता है कि बैंक अब खुद से ही ऑडिटर के लिए जो रेम्यूनरेशन है उसको डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ अमेंडमेंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये। आई होप जितने सारे भी अमेंडमेंट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि शक्तिकांत दास जी का टेन्योर दिसंबर 2024 में खत्म होने वाला था, उसके बाद से बहुत सारा बातें हो रहा था कि किसको इस पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। ओके, तो पूरा न्यूज़ क्या है, संजय मल्होत्रा जी ने 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तौर पे अपना कार्यभार संभाला है और इनका ये जो अपॉइंटमेंट है वो कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ओके, और इन्होंने शक्तिकांत दास जी को रिप्लेस किया है। शक्तिकांत दास जी का टेन्योर 10 दिसंबर 2024 को खत्म हो गया है। तो यहाँ पे उसके बाद अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा जी हैं। ओके, तो शक्तिकांत दास जी के बारे में अगर हम बात करें तो शक्तिकांत दास जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25th गवर्नर के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया था 2018 में। उर्जित पटेल को इन्होंने रिप्लेस किया था और 2018 में इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 25th गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया गया था। और पहले तो इनका अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए हुआ था, फिर इनको और 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, राइट। अब यहाँ पे क्या न्यूज़ है, तो आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये पोस्ट है। तो संजय मल्होत्रा जी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26th गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया गया है और इनका ये जो अपॉइंटमेंट है वो 3 साल के लिए है। कब से इनका ये अपॉइंटमेंट इफेक्टिव हो जाएगा, तो 11 दिसंबर 2024 से इनका ये जो अपॉइंटमेंट है वो इफेक्टिव हो गया है। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए ये जो अपॉइंटमेंट है ना, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसीलिए यहाँ पे हम जो संजय मल्होत्रा जी है उनके बारे में थोड़ा सा इनका जो बैकग्राउंड है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं। ओके, देखिए अगर संजय मल्होत्रा जी के बारे में हम बात करें तो ये 1990 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर हैं, राजस्थान कैडर से। इन्होंने IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस में अपना ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद इन्होंने US का जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है वहाँ से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किया है। इनका 33 साल का करियर है और इस करियर में इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में काम किया है, पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइंस, इन सब क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। अब देखिए अभी ये रेवेन्यू सेक्रेटरी के पोस्ट में थे, राइट। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो रेवेन्यू सेक्रेटरी का पोस्ट होता है उस पोस्ट के ऊपर ये थे। उसके बाद इनको अभी यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर है उसके तौर पे अपॉइंट किया गया है। तो इससे पहले जो संजय मल्होत्रा जी है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर सेक्रेटरी थे। ठीक है, समझ में आ गया। तो पूरा न्यूज़ क्या था,
रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26 गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। और याद रखिएगा कि शक्तिकांत दास जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25th गवर्नर थे। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। अजय सेठ जी को रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पे एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। तो अजय सेठ जी ने रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पे एडिशनल कार्यभार संभाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अजय सेठ जी है ना, वो ऑलरेडी किसी पोजीशन पे है, इन्होंने रेवेन्यू सेक्रेटरी का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है होता है, वो इन्होंने लिया है। तो ये कब होता है? जब कोई पोस्ट है वो वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है, या फिर किसी को टेम्पररली एक साथ 2 रोल्स हैंडल करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे जो अजय सेठ है, अजय सेठ ने रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पे एडिशनल कार्यभार संभाला है। ओके, पूरा न्यूज़ क्या है? तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा हेड किया जाता है, इन्होंने यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो रेवेन्यू सेक्रेटरी का पोस्ट है उसके लिए एडिशनल चार्ज असाइन किया है अजय सेठ जी को, जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने यहाँ पे ये जो पोस्ट है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसका जो एडिशनल चार्ज है, एडिशनल कार्यभार है, वो अजय सेठ को अपॉइंट किया गया है। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने इस असाइनमेंट को अप्रूव कर दिया है। और अजय सेठ जी अभी किस पोजीशन पे हैं? तो ये सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं। ओके, और इनका जो ये अपॉइंटमेंट है ना, वो तुरंत इफेक्टिव हो गया है। और कब तक रहेगा? जब तक कि कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है, या फिर जब तक कि कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है। ओके, ना देखिए, इनका ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ना, वो अभी किस लिए किया गया है? तो जैसा कि हमने अभी देखा, लास्ट वाले न्यूज़ में हमने क्या देखा कि जो रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जी है, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 26 गवर्नर बना दिया गया, राइट। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू सेक्रेटरी का पोस्ट था ना, वो खाली हो गया था। तो उसी को ध्यान में रख करके यहाँ पे जो अजय सेठ जी हैं, इनको रेवेन्यू सेक्रेटरी का एडिशनल कार्यभार सौंपा गया है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है इसमें बोला जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नागपुर बेस्ड जेवरॉन फाइनेंस का जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया है। तो पूरा न्यूज़ क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नागपुर बेस्ड जेवरॉन फाइनेंस का जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया है। और यहाँ पे किस लिए किया है? तो इर्रेगुलर लेंडिंग प्रैक्टिसेस के वजह से जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया है। मतलब कि जेवरॉन फाइनेंस के द्वारा जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा था, उसके लिए जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसका जेवरॉन फाइनेंस अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा था, जिसके वजह से यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो जेवरॉन फाइनेंस है ना, क्योंकि ये एक एनबीएफसी है, तो ये अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे जो काम है वो नहीं कर सकता है। ओके, तो ये पूरा न्यूज़ था। अब देखिए, इसका डिटेल्स भी दिया गया है। तो क्या, किस रीज़न की वजह से जेवरॉन फाइनेंस का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया है? तो जेवरॉन फाइनेंस का जो डिजिटल लेंडिंग ऑपरेशंस है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू इसके द्वारा जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, उसके अंदर जो फाइनेंशियल सर्विसेज का आउटसोर्सिंग होता है। अब फाइनेंशियल सर्विसेज का आउटसोर्सिंग का क्या मतलब है? बहुत बार आप सुनते होंगे। देखिए, आउटसोर्सिंग का सिंपल सा मतलब है कि कोई कंपनी किसी एक्सटर्नल पार्टी को या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को हायर कर रहा है कोई सर्विस या फिर कोई फंक्शन करने के लिए। यूजुअली वो काम वो खुद से करता है, लेकिन वो किसी एक्सटर्नल पार्टी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को हायर कर रहा है वो काम करने के लिए। तो यहाँ पे जो जेवरॉन फाइनेंस है ना, जेवरॉन फाइनेंस का जो डिजिटल लेंडिंग ऑपरेशंस है, मतलब कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू इसके द्वारा जो लोन दिया जाता है, तो उसके अंदर जो फाइनेंशियल सर्विसेज का आउटसोर्सिंग होता है ना, उसके लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर, इसको जेवरॉन फाइनेंस ने वायलेट किया है। अब यहाँ पे जेवरॉन फाइनेंस ने जो जैसे क्रेडिट अप्रेजल होता है, जो बोरोवर का जो क्रेडिट वर्थीनेस चेक किया जाता है, जो लोन डिसबर्सल होता है, जो लोन डिसबर्स किया जाता है, जो इंटरेस्ट रेट को फिक्स किया जाता है, जो केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, तो कायदे से ये सब जो सारा काम होता है ना, ये सब सारा काम जेवरॉन फाइनेंस को खुद से करना था। लेकिन यहाँ पे जेवरॉन फाइनेंस क्या कर रहा था? इन सब काम के लिए ये किसी एक्सटर्नल पार्टी या फिर ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट कर रहा था और उससे ये सब काम करवा रहा था। तो ये वायलेशन था, जिसके वजह से यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया है। ओके,
तो और भी यहाँ पे जो कैंसलेशन है उसका रीज़न दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि देखिए, आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है फेयर प्रैक्टिसेस कोड के ऊपर। तो उसके हिसाब से ना कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी को जो लोन एग्रीमेंट का कॉपी होता है और जो सैंक्शन लेटर होता है, जो लोन अप्रूवल लेटर होता है, वो लेटर उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मतलब कि जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में कस्टमर को प्रोवाइड करना होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो जेवरॉन फाइनेंस है ना, ये ऐसा नहीं कर रहा था, जिसके वजह से यहाँ पे आरबीआई का गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ है और आरबीआई ने यहाँ पे जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है जेवरॉन फाइनेंस का, उसको कैंसिल कर दिया है। ओके, जेवरॉन फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक एनबीएफसी है। ये करता क्या है, तो ये अनसिक्योर्ड स्मॉल और लार्ज टिकट साइज पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। मतलब कि बिना कोलेटरल का ये छोटे अमाउंट से लेकर के बड़े अमाउंट तक का जो पर्सनल लोन होता है ये प्रोवाइड करता है सैलरीड प्रोफेशनल्स को, वैसे लोगों को जो जिनको कि सैलरी मिलता है, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसेस को, ऐसे लोगों को जिनका कि खुद का कुछ बिजनेस है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि लॉयर हो गया, डॉक्टर्स हो गया, तो इन सबको ये स्मॉल और लार्ज टिकट साइज पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करता है, जो कि बिना कोलेटरल का होता है, उनका जो फाइनेंशियल नीड होता है उसको पूरा करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जेवरॉन फाइनेंस का जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया है। ओके, तो ये आज के इस लेक्चर का हमारा लास्ट न्यूज़ था जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप जो भी न्यूज़ हमने यहाँ पे देखा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और जो भी रिमेनिंग न्यूज़ है उसको हम अपकमिंग लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।